Good morning students, I'm Ruchika Modi. Today's class is for Indian Economics students. चाहे वो BA ऑनर्स के हों, चाहे कोई और क्लास के हों, सब स्टूडेंट जो भी इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने अपना 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन पढ़ा था। प्लानिंग कमीशन के बाद 11 5 ईयर प्लान्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। देन 12th 5 ईयर प्लान हमने थोड़ा डिटेल में किया था, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूरा डिटेल में पूछा जाता है। एंड ऑल्सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं नीति आयोग। नाउ व्हाट इज़ नीति आयोग? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है। जैसे हमारा प्लानिंग कमीशन था, हमारे जो 12 5 ईयर प्लान बने थे उनको बनाने में, उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको डायरेक्ट करने में, उनके टारगेट सेट करने में प्लानिंग कमीशन वाज द मेन बॉडी। मतलब कि प्लानिंग कमीशन ही हमारे कर्ता धर्ता के रूप में था, जो कि 5 ईयर प्लान्स को प्लान भी करता था, बनाता भी था, एग्जीक्यूट भी करता था, मॉनिटर भी करता था। उस बॉडी को, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर कर नीति आयोग आया है। नीति आयोग क्या है? बॉडी है, बॉडी विच रिप्लेस प्लानिंग कमीशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमें इंडिया के अंदर कुछ बदलाव लाने थे, दैट इज़ वाई हमने नीति आयोग लाया। नाउ फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, नीति आयोग को सबसे पहले अनाउंस किया गया था ऑन 13 अगस्त 2014 बाय मोदी गवर्नमेंट। दैट मीन्स जब मोदी गवर्नमेंट फोर्स में आई थी मई में, उसके बाद नीति आयोग को अनाउंस कर दिया गया था। नीति आयोग को अनाउंस चाहे 2014 में कर दिया, पर इसका जो एग्जीक्यूशन है या फिर इसका कमेंसमेंट है, दैट वाज डन ऑन 1 जनवरी 2015। मतलब कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। अब ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है? दैट इज अ रेजोल्यूशन पास बाय कैबिनेट। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, देखो। फर्स्ट चीज कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेकंड वर्ड हमने सुना है स्टैच्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो हमारे संविधान के अंदर मौजूद है, और स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती है जिसका हमने एक्ट पास किया हो हमारी पार्लियामेंट के अंदर। दैट मीन्स बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस के अंदर, हमारा अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों के अंदर एक एक्ट प्रेजेंट किया गया था, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था जो दोनों हाउसेस ने पारित किया और वो एक्ट बन गया। सो हमारा स्टैच्यूटरी का मतलब है कोई भी एक्ट, पास किया हुआ एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है संवैधानिक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। वेयर एज नीति आयोग ये दोनों ही नहीं है। इट इज़ अ रेजोल्यूशन पास बाय कैबिनेट। मतलब कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, एक डॉक्यूमेंट को पास कर दिया, उसके अंडर में नीति आयोग इस्टेब्लिश हो गया। नाउ इट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू द लास्ट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या था? पूरा एक बॉडी था, एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। उसका एक अलग हेड था जो सब काम किया करता था, प्लान भी कर रहा है, एग्जीक्यूट भी करवा रहा है, मॉनिटर भी करा रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो वो पूरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसको चेंज करके हमने थिंक टैंक बनाया। दैट मीन्स आपको सजेशंस दिए जाएंगे, आपको डायरेक्शंस दी जाएगी, आपको बताया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। एंड जो दूसरी बॉडी है जो ये लेसन्स ले रही है, दे हैव टू इम्प्लीमेंट। वो डिसाइड करेंगे हाउ दे वांट टू इम्प्लीमेंट। ये सिर्फ नीति आयोग सिर्फ सजेशन देंगी और सामने वाली बॉडी, द एक्टिंग बॉडी, विल परफॉर्म द एक्चुअल एक्शन। ओके, अब थिंक टैंक के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा, जो मैंने बता दिया कि कैसे क्या करना है। पॉलिसी इनपुट्स, कि अगर कोई पॉलिसी है उसको चालू करने में, उसको लागू करने में जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई परमिशन हो, चाहे कोई फाइनेंस हो, वो सब चीज़ें डिसाइड की जाएगी एंड वो सब चीज़ें नीति आयोग प्रोवाइड करवाएगी। एंड योर टेक्निकल असिस्टेंस, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी वाइज इफ यू वांट समथिंग, दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय नीति आयोग। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉप टू डाउन, जो हमारा अप्रोच था। प्लानिंग कमीशन क्या था? अपर बॉडी, वहाँ पे डिसीजंस लिए जाते थे, जो डिसीजन ले लिए, जो पॉलिसी बन गई, वो धीरे धीरे हर एक लेवल तक पहुँचाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल,
प्लानिंग कमीशन पॉलिसी बनी, सेंटर में वो इम्प्लीमेंट हुआ, सेंटर से स्टेट के पास आएगा, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट। इस तरीके से वो पॉलिसीज फ्लो की जाती थी एंड यू हैव टू डू दिस। उसके अलावा अब जो हमारी अप्रोच है दैट इज डाउन टू टॉप अप्रोच। ये डाउन है, डाउन नहीं है, ओके। डाउन टू टॉप अप्रोच। डाउन टू टॉप में क्या है, आपके लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है या जो चीज़ों की ज़रूरत है वो नीड्स आप अपने स्टेट लेवल पे पहुंचाओगे, स्टेट लेवल से आप सेंटर तक पहुंचाओगे एंड सेंटर से आप नीति आयोग तक पहुंचाओगे, जो कि उन सभी प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली जज करेगा, एनालाइज करेगा एंड देन आपके पास एक सॉल्यूशन के फॉर्म में कुछ आपको आइडिया देगा। सो टॉप डाउन से डाउन टू टॉप में हम लोग कन्वर्ट हो गए। चलो अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर ने डिसाइड कर लिया या फिर हमारी टॉप लेवल अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया कि हमें हर एक जगह बड़े बड़े हाईवेज बनाने हैं। ओके, हाईवेज आर द नीड इफ वी कॉल अबाउट द डैम्स, वाटर, ओके, हमें पानी को बचाने के लिए रिजर्वायर्स बनाने हैं या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम्स बनाने हैं, ठीक है। अब यही डैम अगर हम बात करें हिमालयन रीजन में बनाने की, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। अगर हम ऐसा कुछ करने जाएंगे तो उल्टा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि टॉप लेवल पे जो चीज़ें बनी हैं वो हर एक स्टेट, हर एक लोकल अथॉरिटी के लिए फिजिबल हो, ज़रूरत की हो। सिमिलरली अगर हम वाटर इरिगेशन की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे हमारे स्टेट्स हैं, दे आर रिच इन वाटर रिसोर्सेज, तो उनको उस तरीके के प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड हमारे राजस्थान को या बाकी के जो स्टेट्स हैं जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी रहती है वहाँ पे उसकी ज़रूरत है। अगर हम टॉप टू डाउन आते हैं तो बहुत बार कुछ पॉलिसीज़ हमारे स्टेट्स के काम की नहीं होती एंड वहाँ पे रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं। वेयर एज कंपेयर टू द डाउन टू टॉप अप्रोच, उसमें हम हर एक लेवल पे जो नीड्स है उनको इकट्ठा करते हैं, स्टेट लेवल हमारी पूरी जो भी इश्यूज हैं उनका एक रिजर्वायर बन जाता है एंड देन जो नीति आयोग हमें डिसीजंस देता है या फिर सजेशंस देता है वो हमारे पर्टिकुलर स्टेट। सो डाउन टू टॉप अप्रोच इज़ अ गुड अप्रोच। फिर उसके बाद है हमारा कमांड कंट्रोल टू कोलैबोरेटिव। अगेन द सेम थिंग, जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो रूल्स या ऑर्डर जो भी हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। जो भी पॉलिसी बन गई आई हैव टू फॉलो, बट हम उसको एक तरीके से कोलैबोरेटिव मैनर में नहीं चल रहे। फॉर एग्जांपल अगर प्लानिंग कमीशन ने कुछ बोला है दैट इज़ हमें आधार लिंक करवाना है बैंक से, दैट इज़ कंपल्सरी, हर एक स्टेट हर एक लोकल को करना ही पड़ेगा वेदर इट इज़ नेसेसरी और नॉट। सो top level control the lower levels, whereas in नीति आयोग we are collaborating, that means both the ways। जैसे अगर कहीं पे पॉसिबल नहीं है कि हम आधार को बैंक से लिंक कर पाएँ बिकॉज उस पर्टिकुलर विलेज में या पर्टिकुलर दूर दूर के एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं है, तो उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे नीति आयोग के अंदर अंडर कोलैबोरेटिव अप्रोच हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक पॉलिसी बनाई है, आधार से लिंक करवाना है बैंक को, बट अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर कोई इश्यू है दैट विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड फॉर द पर्टिकुलर रीजन। अगेन अपने पास क्वेश्चन आता है रैशनल बिहाइंड द नीति आयोग। रैशनल का मतलब है व्हाट इज़ द रीज़न, हमें ज़रूरत क्या थी कि प्लानिंग कमीशन को चेंज करें और नीति आयोग को लाएं, या फिर नीति आयोग की क्या इम्पोर्टेंस है अभी करंट सिनेरियो में। नीति आयोग को लाने के पीछे हमारे 3 बेसिक रीजंस थे। फर्स्ट इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे कि हमने पहले ही बताया, पहले क्या था, कमांड कंट्रोल, दैट मीन्स टॉप लेवल वाले लोअर लेवल को कमांड दिया करते थे एंड नीचे वाले जो भी स्टेट लेवल थे या लोकल अथॉरिटीज़ थी दे हैव टू फॉलो, वेयर एज नाउ इट इज़ अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर हमारा स्टेट और सेंटर की पार्टनरशिप को बताया गया, दैट मीन्स ऑल द स्टेट्स आर द पार्टनर ऑफ नीति आयोग नाउ, जो अपनी अपनी ज़रूरतें और अपने अपने हिसाब से सजेशंस देंगे एंड देयर सजेशंस आर कंसीडर्ड एट द टॉप मोस्ट। सेकेंड इज आर नॉलेज हब, दैट इज थिंक टैंक। प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूट बोल देता था पॉलिसी करनी है,
बट उसकी जो फ्रेमिंग थी या उसके अंदर जो मेंबर्स थे, दे आर नॉट रिच इन थॉट प्रोसेस, दे आर नॉट रिच ब्रेनी पर्सन्स, मच मोर ब्रेनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो वहाँ पे मेंबर भी कौन से होने चाहिए? इकोनॉमिस्ट होने चाहिए। अगर हमें कुछ पॉलिटिकल बनाना है, दैट शुड नॉट बी, बट अगर हमें फिर भी कोई पॉलिटिकल पॉलिसी बनानी है तो वहाँ पे सब पॉलिटिशियंस होने चाहिए, जो फॉर एन एक्सेप्शंस है। एंड सिमिलरली अगर हमें किसी भी टाइप ऑफ पॉलिसी बनानी है तो उसके एक्सपर्टीज़ वहाँ पे होनी ज़रूरी है। वेयर एज प्लानिंग कमीशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग था। नीति आयोग में हर टाइप ऑफ पर्सन को इंक्लूड किया गया है, हर तरीके के, हर सेक्टर के एक्सपर्टीज़ को इंक्लूड किया गया है, सो दैट हमें सही तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी आंसर्स मिल सके। नाउ इज़ कोलैबोरेटिव फॉर्म। Again, collaborative and cooperative are much more similar but very much different also. कोऑपरेटिव के अंदर स्टेट और सेंटर सब लोग पार्टनर की तरह काम कर रहे थे, एंड कोलैबोरेटिव के अंदर यहाँ पे है कि फैसिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। दैट मीन्स पहले क्या था, आपको ऑर्डर दिए गए थे, इम्प्लीमेंटेशन का आप देखो। नाउ सारी प्रोसेसेस को इंटरलिंक कर दिया गया है, वेदर इट बी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, प्लगिंग गैप्स, ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस मिनिस्ट्रीज। जैसे कि अगर हम सड़क की बात करें, अगर सड़क बनाने के लिए म्यूनसिपाल्टी आए हैं, वो लोग पहले बिजली वाले खंभे उखाड़ेंगे, फिर सीवरेज लाइन सही नहीं है तो भी उसके ऊपर सड़क बना के चले जाएंगे। उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, उनको खंभे लगाने हैं, पोल्स लगाने हैं, वो सड़क तोड़ेंगे, पोल्स लगा गए। फिर आएंगे सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम वाले, वो लोग सड़क तोड़ेंगे और अपना जो भी ड्रेनेज का करना है वो कर देंगे। दैट मीन्स हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो गए। पहले सड़क वाले आए, फिर बिजली वाले, फिर सीवरेज वाले। अगर ये ऑपोजिट होता तो पहले सीवरेज वाले, पोल्स वाले एंड देन रोड वाले, तो हमारे रिसोर्सेज सही डायरेक्शन में काम करते। दैट मीन्स कोलैबोरेटिव के अंदर हमने डिफरेंट जो हमारी मिनिस्ट्रीज होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सबको इंटरलिंक किया गया है। जो भी काम हो रहा है वो सबके अंदर उनके अकॉर्डिंग बताया जाना चाहिए, क्योंकि अगर रोड बन रही है तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पार्क कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, जो भी सीवरेज कंस्ट्रक्शन में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं, टेलीफोन बोर्ड वाले हैं, वो सब लोग रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। तो ऑल दीज डिपार्टमेंट शुड बी पास्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सो दैट वो अपने टाइमली काम करके और हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। सो ये तो थे हमारे 3 रीजंस जो हमारे नीति आयोग फॉर्म जिन्होंने बनाया उन्होंने दिए। लेकिन इससे पहले एक स्पीच हुई थी, जब ये लॉन्च हुआ था तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने कहा था, अरुण जेटली जी ने, कि 65 साल हो गए हैं हमारे प्लानिंग कमीशन में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किए हुए 65 साल, 65 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन ये हमारी आज की जो इंडिया है उसमें फिट नहीं होता। बिकॉज प्लानिंग कमीशन क्या है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, इस अप्रोच के साथ चलता है, इस टैगलाइन के साथ चलता है। जो एक राजस्थान के लिए पॉलिसी है वही पंजाब के लिए भी वैल्यूएबल होगी, काम की होगी, वही हमारे बिहार के लिए होगी, वही हमारे 7 सिस्टर सिक्किम और हमारे मणिपुर उनके लिए भी होगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई प्लानिंग कमीशन को बोला गया था वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच, जो कि आज के टाइम पर एक रिडंडेंट पॉलिसी हो गई जो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी। सो दैट एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि एक सिंगल मॉडल की जगह हमें एक ऐसा डायनामिक अप्रोच लेके आना है जो कि हमारे इंडिया की हर एक ज़रूरत को पूरा करे, जो कि हमारे इंडिया के बाहर का ना होकर इंडिया के अंदर का हो। एज वी नो, प्लानिंग कमीशन का आइडिया कहाँ से लिया गया था, रशिया से। सो ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्री, हमें अपनी ही कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाना पड़ेगा, एंड ये हमारी कंप्लीट भारतीय अप्रोच होगी। दैट मीन्स जो हम अभी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, ये जो नींव है ये 2014 में ही रख दी गई थी। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट आर द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस नीति आयोग। नीति आयोग के अंदर टोटल 5 लेवल पे हम कॉम्पोजिशन करते हैं। फर्स्ट इज योर चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के अंडर में आते हैं हमारे पीएम अभी के टाइम पे है हमारे श्री नरेंद्र मोदी, तो वो हो गए हमारे चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। बट
इन केस अगर फ्यूचर में हमारे पीएम चेंज होते हैं तो जो भी उस टाइम पे पीएम होगा दैट विल बी द चेयरपर्सन और द हेड ऑफ नीति आयोग। सेकेंड इज गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्न करेगा, जो गवर्नमेंट वाले जो भी काम होते हैं ना, मॉनिटर करना, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना, फाइनेंसेस अरेंज करना। सो उसके अंदर हमारे 3 सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट, जितने भी स्टेट्स हैं उनके सीएम, मतलब कि चीफ मिनिस्टर। सेकंड, जितने भी यूटीज विद लेजिस्लेचर हैं उनके सीएम, और जितने भी यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब एक क्वेश्चन आएगा जो पॉलिटी से नहीं है, व्हाट इज विद लेजिस्लेचर एंड व्हाट इज विदाउट लेजिस्लेचर। सी, यहीं पे सब कुछ क्लैरिफाई किया गया है। सीएम ऑफ ऑल द यूटीज विद लेजिस्लेचर, सीएम किसके होते हैं? स्टेट के। सो मतलब जितनी भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो विद लेजिस्लेचर हैं, उनको हम स्टेट की उपाधि देते हैं, उनको हम पार्शियल स्टेटहुड देते हैं। दैट मीन्स वो एज अ स्टेट इंडिविजुअली भी काम कर सकता है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी और सेंटर गवर्नमेंट भी होगी। वेयर एज जो विदाउट लेजिस्लेचर है वहाँ पे कंप्लीटली सेंटर का रूल रहेगा, वहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहेगी। विद लेजिस्लेचर के अंदर जैसे हमारे पास है दिल्ली एंड पुडुचेरी, राइट। सो वहाँ से आप समझ सकते हो, जहाँ पे सीएम लिख दिया वो तो स्टेट है ही है। अब यहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर में हमने सीएम नहीं लिखा, दैट मीन्स वहाँ पे स्टेटहुड नहीं दिया हुआ है। तीसरा हमारा लेवल है रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल में क्या है? हमारी रीजन वाइज प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये काउंसिल बनाया गया था। दैट मीन्स अलग अलग रीजन्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या की चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ें कलेक्ट करने का काम रीजनल काउंसिल का है। और ये जो रीजनल काउंसिल है वो एक स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए होता है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, और ये पूरा का पूरा पीएम के द्वारा गवर्न किया जाता है, उनके द्वारा कन्वे किया जाता है। देन वी हैव फोर्थ लेवल स्पेशल इनवाइट्स। स्पेशल इनवाइट्स के अंदर हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट या प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं, जो भी हमें पॉलिसी बनानी है उस डोमेन के। दैट मीन्स अगर मुझे कुछ एग्रीकल्चरल पॉलिसी पे कुछ बातचीत करनी है, कुछ सजेशंस चाहिए, तो मेरे स्पेशल इनवाइट्स में एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट या प्रैक्टिशनर्स कौन होंगे? जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, चाहे एग्रीकल्चर साइंस से है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से है, एग्रीकल्चर बायोटेक से है, तो जो भी इनके एक्सपर्ट्स होंगे उनको इनवाइट किया जाएगा। उनसे उनकी नॉलेज से उनकी नॉलेज के बिहाफ पे जो भी सजेशंस हैं वो लिए जाएंगे एंड उनको यूज़ किए जाएंगे। लास्ट इज़ आवर फिफ्थ फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। दैट मीन्स यहाँ पे वो मेंबर्स आ जाएंगे जो वहाँ पे किसी भी मीटिंग में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज़ योर वाइस चेयरपर्सन, अपार्ट फ्रॉम पीएम। वाइस चेयरपर्सन पीएम अपॉइंट करता है, और कोई भी कैबिनेट पर्सन होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा ही होगा। सेकेंड इज एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। थर्ड इज योर फुल टाइम मेंबर। फोर्थ इज योर सीईओ। फिफ्थ इज पार्ट टाइम एंड सिक्स्थ इज सेक्रेटरी। नाउ इनके अंदर कौन कौन है? फुल टाइम मेंबर्स के अंदर सारे के सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, आपके मिनिस्टर ऑफ एवरी स्टेट। पार्ट टाइम के अंदर आपके आ जाएंगे जो भी 2 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी और रिसर्च। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ पे कोई भी रिसर्चर इस तरीके का ढूंढा जाएगा हु इज़ वर्किंग अंडर दिस हेड। वैसे ही किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई लीडिंग प्रोफेसर, डीन या कोई अच्छे रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन के कोई एक्सपर्टीज़ या थिंक टैंक यहाँ पे बुलाए जाते हैं, बट ऑन रोटेशन। वो परमानेंट नहीं होते, वो आते हैं, अपना काम करते हैं इन पर्टिकुलर टेन्योर एंड चले जाते हैं। देन कमिंग टू योर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में सारे के सारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि पीएम द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। पीएम ने नॉमिनेट किए, लेकिन सिर्फ 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर, सिर्फ 4 होते हैं पीएम द्वारा नॉमिनेटेड। फिफ्थ इज सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये भी पीएम डिसाइड करता है, अपॉइंट करता है, लेकिन एक फिक्स टेन्योर के लिए। लास्ट सेक्रेटरी, ये
जो भी ज़रूरी होता है उस टाइम पे उन लोगों को अपॉइंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट, स्पेशल विंग्स। अब जैसे अपने कॉलेज में है ना, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम है, आर्ट्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग विंग्स बना दिए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट इज योर रिसर्च विंग। रिसर्च विंग के अंदर क्या है, जो रिसर्चर्स होते हैं उनको हायर किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, या फिर जो भी सेक्टर वाइज हमारे एक्सपर्टीज़ होते हैं, चाहे वो रिसर्चर हो चाहे वो प्रोफेसर हो, उनको बुलाया जाता है। कोई भी एक्सपर्टीज़ को उनको बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पर रिसर्च करो, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करके बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करो। दैट मीन्स ऑल द रिसर्च वर्क इज़ डन अंडर रिसर्च विंग, जिसके अंदर हमारे सारे रिसर्चर, हमारे सारे एक्सपर्टीज, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स को बुलाया जाता है टू रिसर्च। सेकेंड इज कंसल्टेंसी विंग। कंसल्टेंसी विंग के अंदर क्या है, एक तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह ये काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट आता है कि सर आपने एक पॉलिसी बताई है बट हमारे स्टेट में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इस तरीके से, तो हम क्या करें। तो इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंसल्टेंसीज हैं, आर डन अंडर कंसल्टेंसी विंग। ठीक है, ये एक तरीके से मैच मेकर की तरह काम कर रहा है। पॉलिसी बना दी, अब उसको अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन, अलग अलग लोकल गवर्नमेंट के साथ कैसे कैसे मैच कर सकते हो, उस तरीके के सजेशंस देने के लिए हमारे पास है कंसल्टेंसी विंग। थर्ड इज टीम इंडिया विंग। टीम इंडिया विंग के अंदर हमारे स्टेट के और हमारी मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि यहाँ पे आकर सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि सारे स्टेट, सारे रीजन्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। एक तरीके से कम्युनिकेशन चेन बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है बिटवीन द स्टेट मिनिस्ट्री एंड द नीति आयोग। दैट मीन्स सेंटर को मिनिमम से मिनिमम अप्रोच किया जाता है। इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच बिटवीन स्टेट एंड नीति आयोग। सेंटर ऑफ कोर्स सहयोग देता है, सब काम करता है, बट मेनली यहाँ पे दोनों को कोलैबोरेशन का काम किया जाता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी आगे का जो हमारा पार्ट रह गया है, जो कि है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम, व्हाट इज़ द डिफरेंस, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव एंड एम है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं। थैंक यू।